आप लोग को प्रेमचंद की जीवनी भी समझ में आ गई, प्रेमचंद कौन है, और ये इसके राइटर, इस पार्ट के, इस चैप्टर के राइटर या लेखक अमृत राय के बारे में भी पता चल गया। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। एक पिता पुत्र केवल पालन करता ही नहीं, उसका मित्र गुरु भी होता है। पिता का जीवन और आदर्श पुत्र के हृदय को प्रेम और श्रद्धा से भर देते हैं। यानी सिर्फ पिता पुत्र का इतना नहीं है, इतना संबंध नहीं है कि वो पालन करता है, यानी पिता सिर्फ पालने वाला नहीं है, बल्कि उसका मित्र और उसका गुरु भी होता है। दोस्त, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह उसके साथ रहता है, बेटे के साथ, और उसको एक गुरु की तरह शिक्षा देता है, पल पल उसे समझाता रहता है और उसका मार्गदर्शन करता है। और वो पुत्र जो है अपने पिता को आदर्श मानता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कलम के सिपाही अपने पिता श्री प्रेमचंद का एक सहज शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए उनसे अपने संबंधों का जिक्र किया है। तो ये इसमें एक लफ्ज़ आया है शब्द चित्र। ये शब्द चित्र क्या है बताइए? शब्द चित्र कहते हैं स्केच को। जैसे कि आप लोगों ने सीरियल देखे होंगे, जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह देखा होगा, या कोई भी ऐसी मर्डर हिस्ट्री वाला सीरियल देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक किलर का एक स्केच बनाया जाता है। जैसे किसी कहा जाता है कि मैंने उससे देखा है, तो उसका एक स्केच बनाया जाता है। तो स्केच में उसकी आईज़ ऐसी हैं, उसके हेयर ऐसे हैं, उसकी नोज़ इस तरह से है। तो ये क्या होता है, स्केच बनाने वाला उसका स्केच बनाता है, तो वो हो गया स्केच, यानी उसकी पूरी पिक्चर बना देना। लेकिन यहाँ शब्द चित्र कहा गया है। शब्द चित्र यानी शब्दों से, उनके बाल ऐसे थे, उनकी आंखें ऐसी थीं, वो उनका कद, उनकी हाइट ऐसी थी, वो इस प्रकार के कपड़े पहनते थे, वो धोती पहनते थे, वो जूते ऐसे पहनते थे, उनकी चाल ऐसी थी। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा शब्द चित्र यानी कि स्केच। तो इस पार्ट में, मेरे पिता प्रेमचंद पार्ट में, अमृत राय ने अपने पिता का एक स्केच या शब्द चित्र प्रस्तुत किया है कि वो किस व्यवहार के थे, उनका व्यवहार कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, और उनका हाव भाव कैसा था, वो मतलब उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। तो ये इस पार्ट में बताया गया है। प्रेमचंद बहुत सीधे साधे, बेलौस, मोहब्बती आदमी थे। सीधे साधे यानी कि सादा जीवन जीने वाले, बेलौस बिना किसी लालच तमन्ना के, बगैर किसी मतलब के, वो जो थे मोहब्बत करते थे। और जो भी लोग उनके संपर्क में आए, उनको प्रेमचंद का यही रूप देखने को मिला होगा। घर में भी उनका यही रूप था। घर के बाहर और घर के भीतर, अपने बाहर और अपने भीतर, कहीं भी उनको कोई दुरंगापन नहीं था। मतलब क्या, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अपने घर में तो बिल्कुल सिंपल से, और बाहर जाके थोड़ा सा अपने व्यवहार में भी चेंज लाते हैं, अपने बिहेवियर में भी चेंज लाते हैं, और अपने रहन सहन में भी। लेकिन प्रेमचंद जी के साथ ऐसा नहीं था। उनका जो रूप घर में था वही बाहर था। इसीलिए राइटर ने कहा कि दुरंगापन नहीं था, यानी दो रंगे नहीं थे। बाहर की जीवन अलग और भीतर का जीवन अलग, यानी घर का जीवन अलग, ऐसा नहीं था। उनका क्या था, वो झील के नीले पानी की तरह साफ पारदर्शक थे। पारदर्शक यानी कि बिल्कुल साफ सादा दिल के थे। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता है कि वो किसी तरह महान नहीं था, न कपड़े लत्ते में, न तौर तरीके में, न बोलचाल में, न रहन सहन में। हर तरह से वो आदमी एक साधारण निम्न मध्य वर्ग का आदमी था। बाल बच्चेदार गृहस्थ, बाल बच्चों में रमा हुआ, यानी कि बाल बच्चेदार था, उनके बाल बच्चे थे, जीवन था उनका, अपने बच्चे थे। और क्या, बाल बच्चे थे। जो जीवन उनका बाहर का था वही अंदर था। क्या तो उनका हुलिया था। हुलिया क्या बताया जाए, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। घुटनों से ज़रा ही नीचे तक उनकी धोती थी। घुटनों से तक नीचे पहुंचने वाली धोती थी। उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता। गाढ़े का यानी कि वो जो घर में जो बुना हुआ का वो होता है,
सूत उससे बुन करके कपड़ा बनाया जाता, वो उस टाइप का उनका कपड़ा था। और वो उससे उससे कुर्ता उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता और पैर में जूता, यानी कुल मिलाकर आप उसे देहाती ही कह सकते हैं। यानी कि वो देहात के थे तो देहाती जीवन था, और उनकी वेशभूषा भी देहाती जैसी थी, जिसे कपड़ा पहनने की भी तमीज़ नहीं थी, जिसे ये भी नहीं मालूम था कि धोती कुर्ते पर चप्पल पहनी जाती है या पंप। पंप एक प्रकार के जूते होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है वर्षों उन्होंने सस्ते के ख्याल में किरमिच का जूता पहना। किरमिच एक तरह का कपड़ा जैसा होता है, कैनवास, उसका बना हुआ जूता पहना। रंग रोगन का झंझट ना रहे, रोज़ रोज़ उस पर सफ़ेदी पोतने की मुसीबत से निजात मिले, इसलिए वो किरमिच का जूता ब्राउन रंग का होता था। यानी वो ब्राउन रंग का किरमिच के जो कपड़ा होता है, कैनवास होता है, उसका वो जूता पहनते थे, ताकि रोज़ उसको साफ़ करना, उस पर पॉलिश करने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाए। मुझे उनको दोनों पैरों की कानी उंगलियों की अच्छी तरह याद है। ये कानी उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली, ये कानी उंगली मतलब सबसे छोटी वाली उंगली, जो कि जूते को चीरकर बाहर निकली रहती थी। सादगी इससे आगे नहीं जा सकती। मतलब जूता भी वो ऐसा था, वो फटा हुआ जूता था जिसमें से छोटी उंगली वो भी बाहर झांकती रहती थी। अपने ऊपर कम से कम खर्च, ये उनकी ज़िंदगी का साधारण नियम था। यानी अपने जीवन पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते थे। घर के बाकी लोग को भी मखमल नहीं पहनते थे, मगर उनसे सभी अच्छे थे। मतलब और लोग जो थे, जो घर के और सदस्य थे, वो भी मखमल नहीं पहनते थे, क्योंकि उनका जीवन बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत वाला नहीं था। लेकिन क्या था, सारी सुविधाएं नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी क्या है, उनसे अच्छे थे। तो खैर कभी इसे पैसे ही नहीं हुए कि अच्छा पहने भी किस तरह, क्योंकि उनका जो जीवन जो था वो बहुत ही निम्न यानी कि मध्य वर्ग के थे। तो इतना पैसा भी नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े या ऐशो इशरत में या सुख सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत करें। कोई बड़ी ऐशो इशरत से रहता और मिस्र भी मशहूर है। मिस्र यानी कि एक मिसाल भी मशहूर है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। यानी गंजे को नाखून दे दिया तो वह खुद ही अपना गंज खुजाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस आदमी को ऐशो इशरत की भूख या हवस भी नहीं थी। मतलब अपने पिता के बारे में बता रहा है कि उन्होंने कभी ऐशो इशरत को यानी सुविधा संपन्न जीवन को कभी कोशिश भी नहीं की कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हों। ना उनके अंदर इस चीज़ की लालच थी, ना उनके लिए कोशिश करते थे। उनकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए जबकि ऐशो आराम की सुनहरी गली उनके लिए खुली हुई थी। यानी कि बहुत से लोगों ने उनको ऑफ़र किया कि वो मुंबई आकर रहें या जीवन अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी सुख सुविधाओं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार नहीं किया।